अभी रिसेंटली में योगी आदित्यनाथ जी का नाम काफी बड़ा हो गया है बीजेपी में, और उन्होंने अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, और उस नारे से वो इतने हाईलाइटेड हुए कि बीजेपी हरियाणा और महाराष्ट्र का इलेक्शन जीतने में कामयाब रही। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में योगी जी को पीएम का एक चेहरा ये कर सकते हैं हाईलाइट? देखिए, ये मेरी प्रेडिक्शन भी डिस्प्यूटेड हो सकती है। ठीक है, योगी जी को हो सकता है पीएम का कैंडिडेट बना दिया जाए। अभी एक रिसेंटली एक फिल्म देखी थी मैंने, कल्कि, उसमें भविष्य मल्लिका के हिसाब से विष्णु के अवतार कल्कि का जन्म हो चुका है। तो इस पे आप कुछ कहना चाहोगे कि क्या है? मतलब वो फिल्म तो मैंने नहीं देखी, ठीक है, लेकिन उस फिल्म का एक कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट में अमिताभ बच्चन उसमें अश्वत्थामा बने। महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण ने कहा था 3000 वर्षों तक तुम इस धरती पर घूमोगे। ठीक है, 3000 वर्ष तो कब भी खत्म हो गए। बिल्कुल, तो अश्वत्थामा तो नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, कथित भगवान कल्कि की एक कुंडली मुझे मिली। अच्छा, उड़ीसा में पैदा हुई। तो वो कुंडली कितनी फेक है कितनी ट्रू है, लेकिन अगर वो डेटा था तो वो एक अवतारी पुरुष का ही था। और मैंने ये काफी ज्यादा बार सुना था, ये रील्स वगैरह शॉर्ट्स चलते हैं, भविष्य मल्लिका में ये लिखा हुआ है कि ये हो जाएगा। उसमें कुछ एग्जैगरेटेड है, जैसे दिल्ली में बम फटेगा, एटम बम, और भारत पर कब्जा हो जाएगा 14 मुस्लिम राष्ट्रों का, और मोदी जी आखिरी प्रधानमंत्री होंगे, और राजस्थान से कोई सूर्यवंशी आएगा, वो राज करेगा। अच्छा, सबको इकट्ठा करेगा। नमस्कार दोस्तों, तो आपका मेरे पॉडकास्ट में स्वागत है। तो आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कैसे आपका 2025 रह सकेगा। तो आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे बहुत सारे सेक्टर के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे जियोपॉलिटिक्स, इंडिया, स्टूडेंट के करियर के बारे में। तो बिना देर किए चलो स्टार्ट करते हैं। और आज के हमारे गेस्ट हैं एस्ट्रोलॉजर सुशील जी। तो सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद। तो सर, मेरा पहले ही क्वेश्चन आपसे ये है कि 2025 भारत के लिए कैसा रहेगा? देखिए, ये थोड़ा मेरा जवाब नेगेटिव है। हाँ। 2024 की नवंबर से मैंने बोला था कि नवंबर से ही इकोनॉमिकली थोड़ा सा इंडिया वीक होगा, और शेयर मार्केट में भी जो इन्वेस्टमेंट में दिक्कतें आएंगी। जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको घाटा झेलना पड़ेगा, और आप देख रहे हैं ऐसा हो भी रहा है। तो 2025 इस मामले में पूरा का पूरा साल खराब जाएगा, और मार्च के बाद, इवन फरवरी भी आप ले सकते हैं, फरवरी मार्च के बाद, खासकर 29 मार्च के बाद स्थितियां बड़ी खराब हो जाएंगी। तो इस फेज में हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस देख सकेंगे? इकोनॉमी में खराब होगी, ठीक है। पॉलिटिकल चेंज में एक अनस्टेबिलिटी दिखती है मुझे, ठीक है। ऐसी अनस्टेबिलिटी जो कभी 96-97 के ज़माने में, जैसे देवेगौड़ा हो गए और इंद्र कुमार गुजराल हो गए। अच्छा। और ये लोग बार बार चीफ प्राइम मिनिस्टर्स बदले थे, अटल जी बदले, 13 दिन के हुए। तो कुछ इस तरह मिलती जुलती रहेगी। हालांकि अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन हाई वोल्टेज ड्रामा दिखेगा आपको। अच्छा। हाँ। तो सर, जैसे अब की बार जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, तब बीजेपी ने नारा दिया था कि अब की बार 400 पार। पर जब रिजल्ट आए, हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस थे और एक कोलिशन की गवर्नमेंट बन पाई। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के लिए ये साल फिर एक स्टेबल रहेगा, या इसमें आप उतार चढ़ाव मान के चल सकते हैं? नहीं, उतार चढ़ाव रहेगा। देखिए, बीजेपी में क्या है कि बीजेपी हरियाणा भी जीती, महाराष्ट्र भी जीती, लेकिन उस जीत को एक सेलिब्रेशन के मोड में आप नहीं देखे होंगे कि उससे बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हुई हो बीजेपी, या फिर प्रधानमंत्री जी को ऐसा कुछ, मतलब उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से ऐसा लगा हो कि बहुत बड़ी जीत हुई है। वो थोड़ा सा डल महसूस हो रहा है सब कुछ। बीजेपी थोड़ा डलनेस की तरफ जा रही है। और मैं प्लेनेटरी पोजीशन के हिसाब से कहूँ तो 2020 से ही मोदी जी का थोड़ा सितारा डाउन चल रहा है। अच्छा। तो जैसे आपने बताया, तो अगर हम बात करें 24 के इलेक्शन के ही पर्सपेक्टिव में, तो हमने देखा कि 100 सीट तक हमारी कांग्रेस मतलब
निकालने में कामयाब रहे सीटें। ये साल आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी अपनी एक इमेज बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे? राहुल गांधी लगातार अपनी इमेज में सुधार करेंगे बिल्कुल। और उनकी इमेज बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। लेकिन राहुल गांधी कभी भी किसी पद पर नहीं आ पाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं सुशील जी। हाँ। तो आपका कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी कभी पीएम नहीं बन पाएंगे? नहीं, कभी नहीं, नेवर। तो लाइक इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। और उनके बनाने से कोई सरकार बन सकती है, अपोजिशन की कोई गवर्नमेंट बन सकती है, कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन सकता है अपोजिशन का। ठीक है। पर राहुल गांधी खुद नहीं बन पाएंगे। ठीक है। तो सर आपने एक चीज़ और देखी होगी, अभी रिसेंटली में योगी आदित्यनाथ जी का नाम काफ़ी बड़ा हो गया है बीजेपी में, और उन्होंने अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। और उस नारे से वो इतने हाईलाइटेड हुए कि बीजेपी हरियाणा और महाराष्ट्र का इलेक्शन जीतने में कामयाब रही। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में योगी जी को पीएम का एक चेहरा ये कर सकते हैं हाईलाइट? देखिए, ये मेरी प्रेडिक्शन भी डिस्प्यूटेड हो सकती है। ठीक है। योगी जी को हो सकता है पीएम का कैंडिडेट बना दिया जाए। ठीक है। आने वाले समय में या साल में, 2 साल में या कुछ महीनों में। ठीक है। लेकिन उनके अंदर, उनके कुंडली में प्राइम मिनिस्टरशिप का 100% योग नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा इसलिए था क्योंकि आपने बताया कि राहुल गांधी जी कभी पीएम नहीं बन सकते, तो ऐसे ही एक पॉपुलर नाम ये योगी जी का था। तो हमारा बस जानने का ये सेंस था कि उनकी जो कुंडली में है वो पीएम बनने का योग है या नहीं? बहुत कम है। मतलब उनके भी चांसेस नहीं लग रहे। राहुल गांधी से ज्यादा है, पर चांसेस कम है। और मोदी जी का कोई और टर्म आना नहीं है। बिल्कुल। मोदी जी 5 साल पूरा नहीं कर पाएंगे। अच्छा। ये भी पक्का है। ओके। इसलिए स्थितियां मेरी खुद समझ से परे है। मैं ये खुद सोच के रहता हूँ कि आखिर ये तीसरी फोर्स कौन होगी, कौन आदमी होगा जो बनेगा। बिल्कुल। इसलिए बार बार मेरा दिमाग जाता है कि 96 या 93 वाली पोजीशन ना आ जाए। और कुछ कुछ प्लैनेट्स भी उसी तरह से रिपीटेडली दोबारा आ रहे हैं। बिल्कुल वही उसी स्थिति में। तो जैसे जिस हिसाब का हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रगल भी चल रहा है वर्ल्ड लेवल पे भी, इंडिया में भी आप बता रहे हैं जिस हिसाब से कि आपको लग रहा है कि इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है 2025 में। तो जिस हिसाब से 2 डायनेमिक्स बन रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया एज आ मीडिएटर या एज आ सुपर पावर बन के उभर सकता है 25 में? नहीं। अच्छा, कोई चांसेस नहीं, सुपर पावर अभी इंडिया नहीं उभरेगा। ये सब ख्याली पुलाव है। अच्छा। लेकिन हम लोगों को धरती जमीन पे रह के सोचना चाहिए। ठीक है। अभी हम डेवलपिंग नेशन भी नहीं है। बिल्कुल। अभी अगर आप तो सिविल सर्विस एस्पिरेंट रहे हैं, मैं भी रहा हूँ। बिल्कुल। तो अगर कायदे से हम अपनी डेफिनेशन या अपनी सत्यता को मापें तो वी आर स्टिल अ पुअर कंट्री। बिल्कुल, है ना। काफी इंडिकेटर्स में हमारा रैंकिंग काफी लो रहती है। बाकी ब्रिटेन को हमने पीछे कर दिया, ये कर दिया, लेकिन वहाँ की लाइफस्टाइल देखिए, वहाँ के लोगों का जीवन देखिए। हमारे यहाँ अभी 80% लोगों को सरकारी राशन लेना पड़ रहा है, जो कि कोरोना से दिया गया और उसके लिए मार हो रही है। जो वेल टू डू कथित तौर पर एक अच्छा खासा आदमी जिसको खाना मिल रहा है, वो भी चुपके से जाके राशन ले रहा है। हम अब तो नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब उसको भी कहीं ना कहीं जरूरत है राशन लेने की। और सरकार को, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, थर्ड फ्रंट्स हो, सबको लोक लुभावने वादे करने पड़ रहा है। कोई स्कूटी दे रहा है, कोई स्वेटर बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हम कहाँ पे हैं? बिल्कुल, हम एक बुरी स्थिति में हैं। और एम्प्लॉयमेंट की स्थिति ये है कि ज़्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट तो बचा ही नहीं है। बिल्कुल। तो अभी जैसे आपने बताया कि हमने पॉलिटिकली काफ़ी बात करी, तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरे इसी टर्म पे ये है कि जैसे हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में काफ़ी इंस्टेबिलिटी हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि हमारा बांग्लादेश के साथ इन फ्यूचर लाइक इन 25
कुछ टसल बन सकता है? हाँ, ये आपने बहुत सही सवाल किया। हमारा बांग्लादेश के साथ एक कॉन्फ्रंटेशन बनता है। अच्छा। या तो भारत किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में या किसी तरह से बांग्लादेश को एक बार पटक सकता है, कुछ ऐसा करेगा इंडिया, ऐसा लगता है। अच्छा। हाँ, और चूँकि नॉर्थ जो ईस्टर्न एरिया है वो ज्योतिष के हिसाब से लगातार सेंसिटिव है। अच्छा। और मेरी एक एक्सक्लूसिव प्रेडिक्शन है जो पूरे विश्व में किसी ने नहीं की है कि 2039 में करीब 10 करोड़ से ज़्यादा लोग ईस्टर्न एरिया में मारे जाएंगे, जिसमें बंगाल और बांग्लादेश और बिहार, उड़ीसा, ये सब मिला के होगा 2039 में। 2039 में। तो ये काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं सुशील जी कि 2039 में कम से कम 10 करोड़ लोगों की डेथ होने वाली है। रेप्स होंगे, वो सब होंगे, दुनिया भर का बहुत ज़्यादा आपस में, और दो संप्रदायों के बीच में होंगे, आप समझ सकते हैं। तो मतलब ठीक है, तो मतलब रिलीजियस इंस्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है सर। तो सर एक चीज़ और जो मेरे माइंड में आ रही है, और मैं ये काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं आपसे पूछूँ जरूरी ये क्वेश्चन। हम काफ़ी स्टार्टिंग से सुनते हैं 2012 में धरती ख़त्म हो जाएगी, फिर 2019 में हमने देखा कि एक रियल लाइफ एग्जांपल था जिसमें काफ़ी करोड़ लोगों की डेथ हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड कोविड में। हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो ईयर नेगेटिव निकल जाता है। तो मुझे ये बता दो कि कौन सा ऐसा पॉजिटिव ईयर आएगा जो हर किसी के लिए मैं कह सकता हूँ कि अच्छा हो सकता है। देखिए, सबसे पहले हम 2012 से शुरू करते हैं। 2012 जब आया था तो सबको लगता है कि कुछ नहीं हुआ उस साल, लेकिन मेरी कम से कम 10 स्पिरिचुअल, हाईली स्पिरिचुअल लोगों से बात हुई। तो उसमें उन लोगों ने कहा कि वो यहाँ बैठे हैं और उनके स्पाउस सामने बैठे हैं, जैसे 70 इयर्स के हैं, 80 इयर्स के लोग हैं, तो उनके स्पाउस सामने बैठे हैं और उन्होंने देखा उनकी चेयर यूं मुड़ गई। अच्छा। तो 2012 में एक धरती का एक शिफ्ट हुआ था, कुछ समथिंग शिफ्ट हुआ। अच्छा। जिसको वैज्ञानिकों ने बहुत डिलिबरेटली छुपाया है इस चीज़ को। अच्छा। पता नहीं क्यों, और स्पिरिचुअल लोगों ने इस चीज़ को पकड़ा है, और वहीं से असुरों का राज शुरू हुआ है। अच्छा। हाँ, अगर आप पूरे यूनिवर्स में देखें तो टेररिज्म कम हुआ 2012 के बाद से, सब कुछ कम हुआ, लेकिन करप्शन और दुनिया भर का जो जितनी गंदी चीज़ें हैं उसके बाद से शुरू हो गई हैं। अच्छा। गंदी आते, नशा और सब, रेप, मर्डर, एक्सेट्रा, मतलब जो वो इकट्ठा कोई आतंकवाद नहीं, लेकिन वो हर व्यक्ति के अंदर एक, मतलब 80% लोगों के अंदर एक दानव दिख रहा है। ओके। हाँ, तो 2012 में ऐसा हुआ। अब आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा साल, तो फिलहाल मुझे 29 तक तो कुछ भी कोई ऐसा साल नहीं दिख रहा है। तो आपका कहने का सेंस है कि वो जो उतार चढ़ाव हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, वो आने वाले टाइम में भी वो कंटिन्यू रहेंगी, बदतर रहेंगी। 25, 26, 27, 28, ये 4 साल बहुत ही सेंसिटिव हैं पूरी दुनिया के लिए। तो एक प्रेडिक्शन और मैंने कहीं देखी थी और सुनी भी है कि 2026 में कुछ ऐसा होने वाला है कि वो कोविड से भी ज़्यादा कहते हैं कि डेंजरस हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। नहीं, ये जो कहते हैं ये थोड़ा मुझे कम समझ में आता है। जो पैंडेमिक की बात होती है और सब, 25 में जल में सुनामी टाइप का अच्छा कुछ आ सकता है नॉर्दर्न अमेरिका या साउदर्न अमेरिका के ऊपरी भाग में और नॉर्दर्न अमेरिका के निचले भाग में, उस बीच के एरिया में, पेरू वगैरह के। अच्छा। वहाँ पे कुछ समुंदर के अंदर भूकंप जैसे सुनामी, चट्टा, अच्छा। इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। इंडिया में थोड़ा बहुत कोस्टल एरियाज में आ सकता है कुछ, और भूकंप तो पक्का है, क्योंकि बड़े बड़े बहुत
कोई भी पार्शियल नहीं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगातार पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ रहे हैं ठीक और है। भारत में दृष्टिगोचर होंगे। अच्छा। तो कोई महामारी नहीं, लेकिन कुछ इस तरह का दंगा या फसाद या इस तरह का कुछ हो सकता है। ठीक है। तो सर अभी आपने ना बात की थी कि असुरों का राज स्टार्ट हो गया है 2012 के बाद से। तो ये असुर को जब भी हम सुनते हैं, हम इसको ना कलयुग से रिलेट करते हैं। जैसे हमें पता है अभी कलयुग चल रहा है, तो कलयुग का जैसे जो युग का टाइम मुझे पता है कि कोई युग 4.5 लाख साल के आसपास का रहता है हर युग। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कलयुग जो अभी चल रहा है, ये क्या और नेगेटिव होते चले जाएगा? नहीं, देखिए, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये पुराणों में जो भाषा लिखी हुई है, अच्छा। लाखों को, उसको आप महीनों में मानिए। अच्छा। क्योंकि अब लगभग प्रूफ हो चुका है कि भगवान कृष्ण का जो एरा था 5,000 साल पुराना है। ठीक है। भगवान राम का एरा 14,000 साल पुराना है। ठीक है। तो द्वापर त्रेता तो सामने आ गए। बिल्कुल। तो इसका मतलब 5-6 हजार साल का एक युग होता है। ठीक है। कलयुग, सतयुग, तो त्रेता, द्वापर। ठीक है। तो इसके बाद हमें लगता है कि जो मेरी गणना है 2040 या 43 के बाद सतयुग शुरू हो जाएगा। अच्छा। और कोई ऐसा प्रलय कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ वो जो सबसे बड़े डायनासोर्स थे वो खत्म हो गए। बिल्कुल। तो डायनासोर्स ऐसा नहीं कि एक एरा खत्म हो गया तो डायनासोर खत्म हो गया। डायनासोर ये कलयुग है, इसके पहले त्रेता था, द्वापर था, सतयुग था, उसके पहले पता नहीं कितने कलयुग, द्वापर, उसके पहले डायनासोर थे। तो धीरे धीरे एक्सटेंट हुए हैं। ओके। है ना। तो जो कुछ भी होगा, मानव सभ्यता का अगर विनाश होगा तो धीरे धीरे, जैसे कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता, सॉरी मोहनजोदड़ो, जो उस पर एक फिल्म बनी थी। बिल्कुल। वो पानी से, वो जल के कारण, वो जो आप कह रहे हो पानी से, वो हम ऐसा प्रिडिक्शन, वो कहते हैं ना कि कंट्राडिक्ट है वो। हम कहते हैं कि वो ऐसा कुछ हुआ कि पानी से फ्लडिंग आई और वो सारी सिटी बिल्कुल डूब गई और वो शिफ्ट कर गए थे फिर। वो आज जब हम उनके एविडेंसेस देख रहे हैं, तो आप कह रहे हो कुछ ऐसा ही होगा? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस समय सिर्फ वो सभ्यता नष्ट हुई थी ना, बाकी विश्व की बाकी सभ्यताएं तो बची थी। बिल्कुल। तो उसी तरह अगर ऐसा कोई प्रलय या ऐसी कोई सभ्यता नष्ट होती है, एक देश के कुछ अंश नष्ट होते हैं, तो बाकी पूरा दुनिया तो चलती रहेगी, ये कहने का मतलब। अच्छा। और सतयुग आ जाएगा, एक कैलेंडर बदलेगा बस। जैसे जब 2000 खत्म हो रहा था और 31 दिसंबर 1999, तो लोग कह रहे थे कि अब क्या होगा। तो हमारे गुरु श्री किरण राव सर, जो दुनिया के सबसे बड़े ज्योतिषी हैं, अच्छा, कोई वो उन्होंने फीस वूस नहीं लेते, रिटायर्ड IAS हैं, अच्छा, ब्रह्मचारी हैं, सबसे बड़े ज्योतिषी हैं, पितामह हैं ज्योतिष। उन्होंने कहा कुछ नहीं, जैसे एक कैलेंडर बदलता उसी तरह बदलेगा, दुनिया उसी तरह चलती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। वही हुआ। तो सर अभी एक रिसेंटली एक फिल्म देखी थी मैंने, कल्कि। उसमें मतलब एक था कि जैसे आपने भविष्यमलिका के हिसाब से विष्णु के अवतार कल्कि का जन्म हो चुका है। तो इस पे आप कुछ कहना चाहोगे कि क्या है मतलब? वो फिल्म तो मैंने नहीं देखी, ठीक है, लेकिन उस फिल्म का एक कॉन्ट्रडिक्टिव पार्ट में अमिताभ बच्चन उसमें अश्वत्थामा बने। अश्वत्थामा। महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण ने कहा था 3000 वर्षों तक तुम इस धरती पर घूमोगी। ठीक है। 3000 वर्ष तो कब के खत्म हो गए। बिल्कुल। तो अश्वत्थामा तो नहीं है अब। नंबर 1। नंबर 2, कल्कि की, भगवान कल्कि की, कथित भगवान कल्कि की एक कुंडली मुझे मिली। अच्छा। उड़ीसा में पैदा हुई। तो वो कुंडली कितनी फेक है कितनी ट्रू है, लेकिन अगर वो डेटा था तो वो एक
अवतारी पुरुष का ही था। ठीक है। क्योंकि अभी तक की सबसे स्ट्रांग कुंडली भगवान राम की मानी गई है। अच्छा। और वो कुंडली भगवान राम से भी स्ट्रांगर थी। अच्छा। कारण कि इस कुंडली का मंगल इतना प्रभावी था कि अगर ऐसा कुछ होता है, वास्तव में वो कुंडली थी, तो भगवान कल्कि की कुंडली अगर, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर वो कुंडली थी तो वास्तव में वो बहुत बड़ा तांडव करेंगे, मतलब राक्षसों के लिए। अच्छा। हाँ, ऐसा है। ठीक है, तो ये तो सर काफी इंटरेस्टिंग है चीजें। और वो घोड़े वोड़े से नहीं आएंगे, मॉडर्न सब चीज आप देख ही सकते हैं। पुराने जमाने में रथ होते थे, फिर वो हाँ, मैं मानता हूँ सभ्यताओं के नष्ट हो जाने के बाद एक मिर्नाना कहा करते थे, प्रोफेसर थे वो ज्योग्राफी के, कि आइस एज आते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो क्या रामायण में भगवान राम कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बाण में सुखा देता, तो वही एक बाण क्या था आप बताइए, समुंदर को सुखाने का। इसका मतलब वो कोई बहुत बड़ा बम था। बिल्कुल, है ना, कोई बहुत बड़ा बम, चाहे वो मंत्र शक्ति से रहा हो, चाहे जो रहा हो, कुछ तो है जो कि वाल्मीकि रामायण तक में उल्लेख है। तो अब वही मिसाइल से युद्ध होगा, अगर भगवान कल्कि करेंगे, जो कुछ भी उनका नाम अलग होगा, उन्हें जाहिर सी बात है कि वो उस तरह धोती और मुकुट पहन कर तो आएंगे नहीं। वैसे पुराणों में दिखाया गया कि सफेद घोड़े पे आएंगे, हो सकता है उनका सफेद कोई वाहन हो इस तरह का, है ना। तो सर ये भविष्य मलिका है क्या, और ये किसने लिखी थी? मतलब भविष्य मलिका सप्त शाखाओं ने हजारों साल पहले लिखी थी, पंच शाखाओं ने। पंच शाखा ये क्या होता है? पंच शाखा मतलब 5 संतों ने। 5 संतों ने, हाँ, ठीक है। फिर उसको कंपाइल किया अच्युतानंद महाराज जी ने। अच्छा। हाँ, तो लोग कहते हैं, जैसे हम कई पॉडकास्टों में बोले तो लोगों ने कहा कि वो तो 500 साल पहले उन्होंने किया। तो 500 साल पहले किए, तो 500 साल पहले ताड़पत्र का कहाँ यूज होता था? आप खुद ही देखिए, तुलसीदास जी अकबर के जमाने के थे, और 500 साल पहले तो अंग्रेजी थे। अब बता दें, पेन आ गई थी। हाँ, बिल्कुल। भगवान तुलसीदास जी पेन उसका यूज कर रहे हैं, पेन से टोपी लगाए हुए, उनका जो फोटो आती है, दिखाई आती है। और अंग्रेज आ गए थे, कलम वगैरह सब आ गई थी ज़्यादा से ज़्यादा, अगर उस तरह की नहीं, छोटी मोटी कलमें आ गई थी। तो ताड़ पत्रों पर तो कुछ नहीं लिखा जाता था। ठीक है। अब जो एक अंगूठे से आप भविष्य देखना, अंगूठे का मिलान करके ताड़पत्र जो खोजा जाता है, वो उसे अगस्त्य नाड़ी कहते हैं। अच्छा। तो अगस्त्य नाड़ी आपके दिल्ली में भी, यहाँ पर भी है। हालांकि मतलब क्वैक्स, ज़्यादातर क्वैक्स हैं, कुछ सही भी होते हैं, कुछ पास्ट अच्छा बता देंगे, कुछ प्रेजेंट अच्छा बता देंगे, भविष्य तो कोई नहीं बता पाता। बिल्कुल। तो वो इसीलिए अगस्त भगवान राम के समय है, और महर्षि अगस्त ने ही भगवान राम को राम रावण युद्ध होने से पहले वो आदित्य हृदय स्तोत्र की शिक्षा दी थी। ठीक है। ठीक है, उसका उन्होंने उनको दीक्षा दी थी। अच्छा। तो तब ताड़पत्र था, अगस्त नाड़ी, अब वही अगस्त नाड़ी खोजी जाती है। तो ताड़पत्रों पर कोई चीज थी तो हजारों साल पहले ही थी। ठीक है। तो सर ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था जो अभी आपने बताया, और मैंने ये काफ़ी ज़्यादा बार सुना था, ये रील्स वगैरह शॉर्ट्स चलते हैं, भविष्य मलिका में ये लिखा हुआ है कि ये हो जाएगा, तो वो आपने बता ही दिया। उसमें कुछ एग्जैगरेटेड है, जैसे दिल्ली में बम फटेगा, हाँ, एटम बम, और भारत पर कब्जा हो जाएगा 14 मुस्लिम राष्ट्रों का, और मोदी जी आखिरी प्रधानमंत्री होंगे, राजस्थान से कोई सूर्यवंशी आएगा, वो राज करेगा। अच्छा। सबको इकट्ठा करेगा। तो ये चीजें थोड़ा पचती कम है। हाँ, कंट्राडिक्शन डाल देते, क्वेश्चनेबल चीजें पचती है। सब कुछ हो सकता है, लेकिन राजतंत्र दोबारा आ जाए ऐसा मुझे ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमने काफ़ी डिटेल में चीज़ें के बारे में बात की हैं, जैसे हमने जियोपॉलिटिक्स के बारे में देखा अभी कि 2025 इंडिया के लिए कैसा रह सकता है, वर्ल्ड लेवल पे क्या हो सकता है, और अभी हमने थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के बारे में जाना कि भविष्य मलिका में जो भी चीज़ें दी गई हैं वो कितने क्रेडिबल हैं, और सर ने बताया भी। तो सर थोड़ा सा स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं
ठीक है, वन बाय वन एक लेके चलेंगे सेक्टर्स। तो सर स्टूडेंट स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है कि वो 2025 किस तरह से अपने लिए अच्छा बना सकते हैं? देखिए, उनके लिए तो कोई विशेष साल का कोई मतलब नहीं होता। अच्छा। तो जैसे जिसको जहाँ जाना हो, तो मेरा कहने का मतलब है कि ज्योतिषी के पास जाने से पहले करियर काउंसलर के पास जाएं। ठीक है। बीइंग एस्ट्रोलॉजर, ये मेरे बिजनेस के अगेंस्ट जाता है, फिर भी मैं कह रहा हूँ बिल्कुल। वो करियर काउंसलर के पास जाएं, या फिर सब्जेक्ट का जो काउंसलिंग करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट बच्चा ले उसके पास जाएं। फिर या तो एस्ट्रोलॉजी के पास एस्ट्रोलॉजर के पास जाके उनके पास जाएं, दोनों के पास आए वो। ठीक है। तो वो पूछ ले कि इनका कौन सा विषय अच्छा है, ठीक है, कौन सा विषय अच्छा है, और ये इंजीनियरिंग करें, मेडिकल करें, लॉ करें, या सिंपल ग्रेजुएशन करके सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दें, या फिर बहुत सारे सेक्टर्स को लें, एवियनिक्स हैं, फूड एंड मतलब बेवरेजेस का है, बहुत सारे इतने एवेन्यूज हैं, इतने रास्ते हैं कि हम लोगों को तो मालूम भी नहीं। मतलब मैं रोज जब कंसल्टेशन करता हूँ तो कहता हूँ इसका भी कोर्स होता है क्या? अच्छा। इसका भी, ये भी पढ़ाई होती है, इसकी भी पढ़ाई होती है, हाँ सर इसकी भी पढ़ाई होती है। तो सर जैसे हमारी जो सोसाइटी में चीज़ें क्या होती है कि हम शादी के लिए जाते हैं तब हम कुंडली मिलाप करते हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ें हम स्टूडेंट को नहीं बता सकते कि हम उसको देख के कह सके कि ये पर्टिकुलर आप करियर आपके लिए सूटेबल रहेगा। अगर आप इसमें 100% बता सकते हैं, 100% बता सकते हैं। पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा। 1984 की बात है, 83 या 84 की बात है। एक लड़का राव सर के पास आया। राव सर मिलते नहीं थे, रिसर्च करते थे, और उनसे मिलने के लिए अगर आपने बता दिया कि आप IAS हैं या आप केंद्रीय मंत्री हैं तो और गुस्सा हो जाते थे, नहीं मिलते थे, समय नहीं देते थे। लेकिन बेरोजगार वगैरह लड़कों को वो थोड़ा ध्यान देते थे। अगर वो कोई कह दिया कि मैं आपका शिष्य हूँ, या कोई कह दिया कि मैं आपकी बुक्स पढ़ता हूँ, या कोई कह दिया मैं भगवान का शिष्य हूँ, तो भगवान का भक्त हूँ, तो बुला लेते थे। तो वो गया और एक अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेके गया। अच्छा। दोनों विजातीय थे। अच्छा। तो उसने राव सर से कहा कि ये बताइए, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरा अगली साल अंतिम है, ठीक है, तो मेरा हो जाएगा कि नहीं? अगर हो जाए तो मैं इससे शादी कर लूँ अभी, बिल्कुल, और अगर नहीं होता है तो शादी करने का कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने 2 मिनट से ज़्यादा कुंडली नहीं देखते थे वो। उन्होंने कहा कि चुपचाप जाओ, तुम पहला काम करो, शादी कर लो, और तैयारी करते रहो, तुम्हारा हो जाएगा। शादी तो कर लिया, तैयारी भी करता रहा, एग्ज़ाम दिया, सब कुछ अच्छा हुआ, रिजल्ट आया नहीं हुआ। अब वो गुस्से में तमतमाया हुआ राव सर के पास आया, कहा कि अब बताइए मैं क्या करूं? एक तो आपने विजातीय शादी करवा दी, मेरी सोसाइटी में मैं सबसे अलग हो गया। तो कहें कि इसमें मैं गलत हो नहीं सकता, तुम्हारी कुंडली में योग है। तो कहें जब अटेम्प्ट ही खत्म हो गया मेरा, तो योग क्या आप नया अटेम्प्ट लाएंगे? तो उनके दिमाग में बात चली, कहें हो सकता है। और 5 दिन बाद खबर आती है कि UPSC ने 1 साल अटेम्प्ट बढ़ा दिया है, और उसके बाद उसकी 4थी रैंक आई उस लड़के की। बताओ, है ना? तो मैं यही कहता हूँ, जैसे किसी को मेडिकल में जाना है तो केतु अच्छा हो, मंगल अच्छा हो, गुरु अच्छा हो, अच्छा, और सूर्य मंगल सिंह राशि में हो, मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ, तो वो मेडिकल प्रोफेशन में जाने की तैयारी करे। तो सर ये प्रेडिक्ट कैसे करते हैं, मतलब कुंडली देख के? मेरे को तो लगता है कि लक या इनसे ज्यादा हार्डवर्क ज्यादा काम करता है। नहीं, हार्डवर्क न लक काम करता है न हार्डवर्क करता है। अच्छा। न लक कुछ होता है, ये सब कुछ लिखा होता है, तय होता है। हाँ, जो चीज उसको या तो बता सकता है या नहीं बता सकता। बिल्कुल। अगर लिखा है कि सिविल सर्विसेज क्रैक करेगा, और ज्योतिषी ने बता दिया कि आप सब्जी बेचेंगे, तो भी वो सिविल सर्विसेज क्रैक करेगा। बिल्कुल, है ना?
और कई बार ऐसा हुआ है कि वो किसी लायक नहीं है, वो किसी ने उसके चाचा ताऊ कोई मंत्री हो गए, कुछ हो गए, जुगाड़ लगा के करवा दिए, सिलेक्शन हो गया। अच्छा। है ना, मतलब जिसको जो लिखा है वो होना है, और ज्योतिषी का काम है वो उसको बता देता है, बस कोई रेमेडी से कुछ नहीं होता। अच्छा, ज्योतिषी सिर्फ ये बता देता है कि तुम्हारे राइट टाइम कब आएगा। हाँ, और ये भी लिखा होता है कि आप ज्योतिषी के पास जाएंगे। अच्छा, ये भी लिखा होता है। हाँ, तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई आता है तो मैं उसका ये भाग्य समझता हूँ कि उसका जो समय वेस्ट होने वाला है, जो टाइम वेस्ट होने जा रहा था, वो बच गया। अच्छा। जैसे मुझसे करीब पिछले 1 महीने में करीब 100 लोग पूछ चुके होंगे कि मेरा सिविल का योग है कि नहीं है, तो उसमें सिर्फ 1 लोग का योग था। अच्छा। मैंने उन सबको कन्विंस भी कर लिया कि आप ये काम करिए, वो काम करिए, आपने ये योग है, वो योग है, इस तरह मत जाइए। ठीक है। एक लोग फॉरेन सेटलमेंट के लिए जिद पे पड़ गया, मैं तो जाऊंगा, ये सर ऐसे कैसे हो। हमने कहा आप नहीं जाएंगे। अच्छा। हाँ, आप में कोई योग नहीं। तो मैं बेसिकली एक गुप्त विद्या नाड़ी का यूज़ करता हूँ। अच्छा। हाँ, वो मतलब उसका कोई नाम नहीं है, और इंडिया में 13-14 लोग ही हैं। अच्छा। लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उसमें से सिर्फ मैं ही आया हूँ। अच्छा। बाकी सब लोग या तो गांव में हैं, और या तो वो अभी तक मतलब पॉडकास्ट वगैरह में नहीं दिखते, इंटरनेट पर नहीं दिखते, इस तरह का। ठीक है। तो बच्चों, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है सर से, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी उसको डाल सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उसमें से कोई बेस्ट कमेंट चूज करके सर से आपसे पूछूंगा फिर। तो सर, ये आपने स्टूडेंट के बारे में बताया, तो आपने बताया कि जिस हिसाब से प्लेनेटरी मूवमेंट्स काम करती हैं सर इनमें, करियर वगैरह में, कि हमें जैसे ये देखना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना है तो हमारा केतु स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, किसी में जाना तो लाइक सैटर्न, जुपिटर, जो भी है रोल प्ले करते हैं बेसिकली। तो सर, ये तो हमने स्टूडेंट के बारे में बात कर ली, पर अगर किसी बच्चे को बिल्कुल ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, वो हार्ड वर्किंग भी है और उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा के एग्ज़ाम दिया पर उसका हो नहीं पाया, तो आपको क्या लगता है कि ये साल उन जैसे बच्चों के लिए किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है? नहीं, उनको किसी अच्छे ज्योतिषी से पूछना चाहिए, मेरा मानना है। अच्छा। अच्छे का मतलब जो ज़्यादा दिखता हो वो नहीं। अच्छा। ये तो उसको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। बिल्कुल। किसकी पुरानी भविष्यवाणियाँ सही है, 1-2 दिन खर्च करें इंटरनेट पे वो, कि देखें किसकी पुरानी भविष्यवाणियाँ सही हुई हैं, किसको, मतलब पूरा का पूरा इंटरनेट कंगाल दे। ठीक है। और पता चला कोई आदमी सारे के सारे पॉडकास्ट पे 10-10 लाख व्यूज लेके बैठा हुआ है, तो जरूरी नहीं कि वो बता दे। अच्छा हो। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो मुझसे कंसल्टेशन लेके ज्योतिषी बने, आज उनकी 1-1 लाख फीस है। अच्छा। हाँ, और उनको मतलब ज्योतिष की ABCD तो पता है, पर EFGH नहीं पता है। तो सर, इसी पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, अगर कोई अपना करियर एस्ट्रोलॉजी में बनाना चाहता है, तो आपको क्या लगता है आगे आगे उसका फ्यूचर कितना शाइनिंग हो सकता है और क्या स्ट्रगल्स है इसमें? मैं लोगों से ये उम्मीद करूँगा कि जितने पढ़े लिखे लोग और साइंस के लोग अगर हो सकें, साइंस के लोग इसमें आए, फिजिक्स के लोग आए। देखिए, एक फिजिक्स मैथ्स का लड़का और अच्छा कमाल कर सकता है, क्योंकि इसमें रैशनैलिटी आ जाती है। अच्छा। या फिलॉसफी का बंदा हो, फिलॉसफी का आदमी हो, बिल्कुल, तो ये लोग चीज़ों को रिलेट कर लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी में आइए, इसमें अच्छा खासा पैसा है। आप किसी और का नौकरी करके किसी और का काम करने से बढ़िया है लोगों की मदद करिए, 4 पैसे कमाइए, अपना घर चलाइए और अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छी लाइफ स्टाइल। ठगने की कोशिश मत करिए, नहीं तो इस मार्केट से फेंक दी जाएंगे। ठीक है। तो सर, ये हमने स्टूडेंट और मैं एक चीज़ और कहूँगा, कॉम्बिनेशन भी बता दूँ मैं। हाँ। अगर किसी का केतु जुपिटर शनि साथ में है तो, या केतु शनि साथ में है तो वो ज्योतिष, या केतु शनि बुध साथ में है तो ज्योतिषी बनने के बारे में सोच सकता है। ठीक है। तो सर, ये हमने स्टूडेंट सेंट्रिक भी बातें कर ली, जियोपॉलिटिक्स के बारे में हमने देखा कि इंडिया किस तरह का रह सकता है अभी 25 में। सर, अब थोड़ा सा हम करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक बात। आपको क्या लगता है कि जैसे अभी बूम पे चल रहा है IT और ऑटोमोबाइल्स, तो इसमें क्या आपको लग रहा है 2025 में इसमें बूम आएगा?
IT में तो बूम रहेगा ही, ठीक है, ऑटोमोबाइल में दिक्कत है। ओके, तो मतलब किस तरह से आप कह सकते हो सर ये? ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रॉब्लम आएगी मुझे, मतलब ग्रोथ लगता है, नहीं है, growth नहीं है। कम ग्रोथ है। और अगर हम फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो? फाइनेंस भी ठीक है। ठीक है, हाँ, ठीक है सर। लेकिन ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट है वो अच्छी नहीं है। नहीं रहेगी। नहीं, तो अगर कोई, जैसे आजकल एक बहुत सारी रील आती है कि SIP स्टार्ट करो, तो कोई अगर नया कोई कपल है या कोई भी बच्चा एक SIP स्टार्ट करना चाह रहा है कि वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है स्टॉक मार्केट में, तो उसको रहना चाहिए या वो देखें? ऐसे आदमी से सलाह ले जिसका सर गोल हो, अच्छा, खूब मोटा सर हो, बड़ा हो, और पेट वेट भी निकला हो। अच्छा। एक आते हैं कोई मतलब उनको मैं देखता हूँ रील वगैरह में। नहीं, वो तो सर वो फाइनेंसेस की नॉलेज तो उनको देंगे, बट मैं एस्ट्रोलॉजी के बेसिस से पूछ रहा हूँ। नहीं, जैसे आप कह रहे हो। मैं लक्षण बता रहा हूँ। अच्छा, ऐसे लोग बहुत बढ़िया, वो वही बता सकते हैं। ये लोग बुध और बृहस्पति के कॉम्बिनेशन होते हैं। अच्छा, ये लोग कोई हम आप जैसे कोई मतलब मेरा तो हेल्थ अच्छी है, कोई दुबला पतला आदमी अगर वो चाहे कि स्टॉक मार्केट पे सलाह दे सके तो नहीं दे पाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। और एक सर मेरे माइंड में बहुत ये चल रहा है, ये तो मैं आपसे आज पूछ कर रहूँगा, ये पिछली बार भी हमने एक गुरु माँ से भी ये बात पूछी थी। सर ये कुंडली मिलन होता है, आपने सुना होगा, जब किसी की शादी होती है तो कुंडली मिलाने में बड़ा ध्यान देते हैं वो कि 36 गुण मिलने चाहिए। और मैंने शायद कहीं किसी पॉडकास्ट में सुना भी था कि राम जी और सीता जी के 36 के 36 गुण मिलते थे। तो ये गुण का क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब ये सबसे सबसे बड़ा स्कैम है। स्कैम? गुण मिलान। अच्छा। मात्र 400 वर्ष पहले इसकी शुरुआत हुई थी। इसे कुंडली मिलान बोलते हैं कुछ कुंडली लोग, मिलान। पर कुंडली नहीं मिलान होती। कुंडली मिलान हो तो कोई बुराई ही नहीं, गुण मिलान होता। कैसे? आपके राशि के नाम से मेरे राशि के नाम को मिला दिया जाता है। ठीक है। अब ये इतना छोटा सा कैरेक्टर, राशि को भी नहीं मिलाया गया, राशि के नक्षत्र के एक चरण को मिलाया गया। 12 राशियां होती हैं, 12 राशियां होती हैं। ठीक है। पूरी दुनिया में 900 करोड़ लोग होंगे ऑलमोस्ट, है ना? तो कितनी, लगभग 70 करोड़ लोगों की एक राशि बनी। 70 करोड़ लोगों का एक ही मैच होगा। बिल्कुल। पहली बात। दूसरी बात, भगवान राम और सीता की जब शादी हुई थी तब गुण मिलान की तो बात ही छोड़िए, शुक्र तक नहीं देखा जाता था। अच्छा। सिर्फ उत्तरायण में शादियां होती थी। सूर्य उत्तरायण में हो, मतलब 15 जनवरी के बाद, 14 जनवरी के बाद, जैसे अभी आ रही है खिचड़ी में सूर्य उत्तरायण में हो, शादियां कर दी जाती थी। डॉक्टर राजबली पांडे की संस्कृति की इतिहास की एक बुक है, उसको लोग पढ़ सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। ये गुण मिलान, मांगलिक दोष, ये सब दुनिया भर की कहानियां हैं। मांगलिक दोष में अगर 8वां मंगल है और 7वां, तो थोड़ा बहुत ध्यान दिया जा सकता है। अच्छा। गुण मिलान में करना क्या चाहिए? जैसे किसी की कुंडली में शुक्र पीड़ित है, अच्छा, तो सामने वाली की भी पीड़ित हो तो चल जाएगा। ये बाकी नाड़ी दोष, अंत दोष और पता नहीं क्या क्या दोष, और 36 गुण, ये इससे बड़ा कोरा झूठ है ही नहीं। ना कहीं रामचरितमानस में लिखा है, ना रामायण में लिखा है, ना कम्बन रामायण में लिखा है, ना दक्षिण के किसी रामायण में। जब गुण का कॉन्सेप्ट 4 साल पुराना है तो 14,000 वर्ष पहले भगवान राम और सीता जी का गुण कैसे मिलाया गया? बिल्कुल, ये भी है। तो सर एक चीज और, जैसे आजकल हम देखते हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा रील्स देखी थी कि एस्ट्रोलॉजर आते हैं और एक बड़े फैंसी से एंजेलिक नंबर बता देते हैं, कोस्मोलासा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कॉन्वलेक्सा, ठीक है, कि ये करो पैसा बरसेगा, ठीक है, और ये पैसा ही पैसा, इटालियन नंबर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्या सच में ये चीज़ें होंगी, मतलब हो सकती हैं? मुझे तो नहीं लगता।
फेक है, फ्रॉड है, फ्रॉड है, स्कैम है सब। अच्छा। हाँ, अगर आपको पैसा चाहिए, पहली बात तो आपकी कुंडली में पैसे का योग होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, रेमेडी की जहाँ तक बात है, पैसे की मालिक माँ लक्ष्मी है, उनको आप गुलाब का इत्र चढ़ाइए। ठीक है। उनकी तस्वीर पे गुलाब का इत्र लगाइए। और दूसरी चीज, ओम कमल वासिन्याय नमः, इसी से इंद्र ने स्वर्ग का सिंहासन पाया था। ओम कमल वासिन्याय नमः, या इसे और शुद्ध रूप में ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमल वासिन्याय नमः। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमल वासिन्याय नमः। ये करके आप इनकी माँ लक्ष्मी की पूजा करिए और उनकी मूर्ति घर के दक्षिण पूर्व में रखिए। बाकी कोई यहाँ पे ये करिए, वहाँ पे तेल रखिए, तिल रखिए, दुनिया भर का चावल दाल बताते हैं, पैसा बरसेगा। कुछ लोग कहते हैं कैसे नहीं आएगा पैसा। अच्छा, समवन इज सैलरीड पर्सन और उनको 1 लाख रुपया मिल रहा है और उन्होंने सब कुछ कर लिया महीने भर में। अच्छा, कैसे नहीं आएगा पैसा? मान लीजिए वो घूस पात भी लिए तो 50,000 ले लिए, 2,000 ले लिए, एक ही बार तो लेंगे ना, पूरा डिपार्टमेंट तो कोई खा नहीं जाएगा। तो फिर कहीं कैसे नहीं आएगा पैसा, है ना। ये बड़ी गंदी परंपरा चली है और जिन लोगों ने इसको शुरू किया था, शुरुआती दौर वाले तो खत्म हो गए, जिन लोगों ने इसको शुरू किया था। अब धीरे धीरे लोग इसको समझ रहे हैं कि ये करना ज्यादा ठीक नहीं है, इससे बच रहे हैं लोग। अच्छा, ठीक है। लेकिन मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि ये सब बिना मतलब की बातें हैं। हाँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ, अपना 1 या 2 इष्ट बनाइए, एक देवी को, एक देवता को। अच्छा। मैं हनुमान जी को, माता जी को अपना इष्ट है, मैं उनके मंत्र जपता रहता हूँ। एक अपनी रक्षा के लिए रखिए, जैसे हनुमान जी को या भैरव को, और एक अपनी प्रगति के लिए रखिए, लक्ष्मी जी को या माँ दुर्गा को या काली को। ठीक है। तो सर, आज मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे एक बात पता चली कि आप भी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट रहे थे। तो मैं अपने स्टूडेंट को बताना चाहूँगा कि सर ने भी इंटरव्यू तक पहुँचे हैं और काफ़ी ज़्यादा मेंस वगैरह लिखे हैं। तो आपकी जर्नी आप थोड़ा सा शेयर करना चाहोगे बच्चों के साथ कि वो क्या कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं? मोटिवेशन आप उनको देना चाहोगे कि करने से हो सकेगा? देखिए, पहली बात तो मैंने ऐसा कहा कि पता कर लेंगे होना है कि नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल। इसको बिल्कुल बिना निश्चिंत हुए, और ये कबूतर आंख बंद कर ले कि मैं आंख बंद कर लूं मुझे कोई नहीं मारेगा, तो ऐसा है नहीं। बिल्कुल। कुछ लोग इसलिए ज्योतिष पे विश्वास करते हुए भी नहीं मिलते और नहीं जाते उनके पास में कि कहीं ये ना बोल दे। दूसरा, अगर आपके पास है तो हम लोगों के ज़माने में इंटरनेट नहीं था, बिल्कुल, है ना। नहीं तो पता नहीं स्थितियाँ क्या होती। खैर, जो कुछ होना था वो तो हुआ है। तो आप तैयारी कर रहे हैं तो आप रील वील से बचिए। ठीक है। आपका काम है यूट्यूब खोलिए, सारे कोर्सेज पढ़िए। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो यूट्यूब पे मौजूद नहीं है, जो गूगल पे नहीं है। लेकिन थोड़ा सा बचिए, क्योंकि इसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बहुत सारी आती है। यूट्यूब में भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और मैं सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि जितनी मतलब जो टेक्स्ट बुक है उस पर ज़्यादा भरोसा करिए, उनको ज़रूर पढ़िए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में डी बसु को जरूर पढ़िए, है ना, बिपिन चंद्रा को पढ़िए। ये सब क्लासिक बुक्स हैं, इन सबको पढ़िए। और बाकी तो मुझे नहीं मालूम, मुझे तो अभी इतना भी नहीं मालूम कि एक सब्जेक्ट चलता भी है नहीं चलता है। बिल्कुल, ठीक है ना। दूसरा, अगर इतना है मेहनत किया, और घंटे वंटे से कुछ नहीं होता। ये सब बहुत घंटे हमने पढ़े। हम लोग 14 घंटे पैर में रस्सी बांध लेते थे पढ़ते वक्त। इलाहाबाद में पैर में रस्सी बांध के कंपटीशन चलता था कौन कितना पढ़ा है। ठीक है। हाँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा IAS बनने के लिए शातिर होना पड़ता। शातिर ये मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन शातिर दिमाग होना चाहिए। ठीक है। तो सर, इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले कुछ रैपिड फायर राउंड हो जाए, ठीक है? तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है सर कि इंडिया वर्सेस चाइना में से 2025 में कौन ज्यादा पावरफुल रहेगा? चाइना। ठीक है। और वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस हैं? लो। तो इंडिया का सबसे ज्यादा रिलायबल एलाई कौन रहेगा? US,
आपका या रशिया? कोई नहीं। कोई नहीं 2025 में। ठीक है, एक वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं आप मोदी जी की लीडरशिप? एक वर्ड में संतोषजनक। संतोषजनक, ठीक है। एक लास्ट जो क्वेश्चन मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका बच्चों के लिए कोई मैसेज वगैरह है? मेहनत, भगवान पे भरोसा और अपने बड़ों का, अपने माता पिता का सम्मान और उनकी आज्ञा का पालन। ठीक है, मतलब हर आज्ञा का नहीं कि मतलब वो जो कहें वो पढ़ाई ये पढ़ो वो पढ़ो वही नहीं, लेकिन हाँ मतलब बिगड़े ना। ठीक है, अगर बिगड़ गए तो बनने में बिगड़ने का आलम नहीं होता। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट सुशील जी के साथ। तो अगर आपको ये अच्छा लगा और आपकी कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और बाकी जो भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे, अगली बार जब भी सुशील जी के साथ हमारा पॉडकास्ट होगा हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।